हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी फिजिक्स। स्टूडेंट्स, हमने अभी स्टार्ट करा था सॉलिड शेड फिजिक्स का सब्जेक्ट, जिसमें आज के इस लेक्चर में सेकेंड लेक्चर में हम सिमेट्री ऑपरेशंस ऑफ क्रिस्टल्स को स्टडी करेंगे। देखिए, हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था लेक्चर 1 में, जिसमें हमने देखा कि लैटिस और बेसिस दोनों मिलके किससे लैटिस बनाते हैं, लैटिस क्या होता है, उसके साथ किस तरह के ऑपरेशंस होते हैं, लैटिस को कैसे डिफाइन करते हैं, ये हमने लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 में देखा था। तो लैटिस इज बेसिकली एक रेगुलर पैटर्न होता है, सेट ऑफ पॉइंट्स इन द स्पेस, जिसमें कुछ हमारे पास यूनिट सेल्स होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। हर एक यूनिट सेल को रिपीट करने से पूरे का पूरी क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाती है। तो आज के इस लेक्चर में हम सिमेट्री ऑपरेशंस की बात करने वाले हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो डायरेक्टली आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, कॉलेज एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो चलिए हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सिमेट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं? सबसे पहले हम सिमेट्री ऑपरेशंस को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, कोई भी ऐसा ऑपरेशन, सिमेट्री ऑपरेशन, कोई भी ऐसा ऑपरेशन होता है जो कुछ भी ना करे। ये क्या बात हुई सर, फिर ऑपरेशन क्या हुआ? बिल्कुल ऐसा ही है। कोई ऐसा ऑपरेशन जो क्रिस्टल को बिल्कुल वैसा ही दिखाए जैसा वो पहले था, उसको बोलते हैं सिमेट्री ऑपरेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये डस्टर ले लेते हैं, डस्टर नहीं स्केच चाहिए तो चलो मेरा फ़ोन ले लेते हैं। तो ये मेरे पास फ़ोन है। अब आपको जैसे ये सामने से नज़र आ रहा है, आप इसको क्रिस्टल इमेजिन कर सकते हो, क्रिस्टल की स्ट्रक्चर इमेजिन कर सकते हो। अब अगर मैं इस फ़ोन को ऐसे घुमाऊँ 90 डिग्री पे, तो क्या ये वैसे ही नज़र आ रहा है आपको जैसे पहले था? नहीं, डिफरेंट है। 90 पे और घुमा दिया, अब भी डिफरेंट है। एक और बार घुमा दिया, अब भी वैसा नहीं है। लेकिन 360 डिग्री पे घुमाने पे, पूरा घुमाने पे ये बिल्कुल वैसे ही नज़र आ रहा है। तो मतलब यहाँ पे एक एक्सिस एग्जिस्ट करता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके ऊपर जो हमारी सिमेट्री है वो है थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री की। तो दिस इज वन काइंड ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन, जिसको हम रोटेशनल सिमेट्री बोलते हैं। और इसमें जो थीटा है वो 360 डिग्री का आया। अब ऐसे ही कोई और ऑब्जेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है हमारा। अब अगर मैं इसको ऐसे रख देता हूँ, ठीक है, अब तक मैं इसको बहुत छोटे से एंगल से भी घुमा रहा हूँ, किसी भी एंगल थीटा पे, तब भी ये बिल्कुल आपको वैसे ही नज़र आ रही है जैसे पहले नज़र आ रही थी, सेलो टेप। तो इस तरह के ऑपरेशंस को सिमेट्री ऑपरेशंस बोलते हैं। सिमेट्री ऑपरेशंस में टाइप्स हैं, जैसे ट्रांसलेशनल ऑपरेशनल, ठीक है, ट्रांसलेशनल सिमेट्री होती है एक होती है रोटेशनल सिमेट्री, एक होती है रिफ्लेक्शन सिमेट्री, और लास्ट ऑपरेशन है इन्वर्जन। तो इन चारों ऑपरेशंस को आज समझेंगे, इनकी एग्जाम्पल्स को हम आज के इस लेक्चर में करने वाले हैं। तो सिमेट्री ऑपरेशन की पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, जो एग्जाम में भी आपको लिखनी पड़ेगी। सिमेट्री ऑपरेशन, ठीक है, जस्ट राइट डाउन एनी ऑपरेशन ऑन द क्रिस्टल विच, लेट मी राइट, एनी ऑपरेशन which transforms the crystal into itself or its original state, जो भी पहले थी, is called symmetry operation। सिमेट्री ऑपरेशन में हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो हमारा क्रिस्टल है that remains invariant, चेंज ही नहीं होता, वैसा ही रहता है अंडर ए सिमेट्री ऑपरेशन। सिमेट्री ऑपरेशन कौन कौन से हैं? लेट अस राइट। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन मतलब हम स्पेस के अंदर स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएंगे। अगर सेम वैसा ही पैटर्न हमें मिल रहा है, उसको ट्रांसलेशन सिमेट्री बोलेंगे। दूसरा है रोटेशन, थर्ड है रिफ्लेक्शन। रोटेशन और रिफ्लेक्शन की कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं, दोनों को इकट्ठा भी अप्लाई कर सकते हैं क्रिस्टल पे, वो भी एक ऑपरेशन बनता है। लेकिन इंडिविजुअली हमारे पास 4 सिमेट्री ऑपरेशंस हैं, ठीक है, ये सब आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले ट्रांसलेशन सिमेट्री की बात करेंगे, ये साथ साथ आप नोट्स बनाते जाइए। ट्रांसलेशनल सिमेट्री, इसके बारे में लेक्चर 1 में भी थोड़ी बात हुई थी। मान लो ये हमारे लैटिस पॉइंट्स हैं, ठीक है, दे आर एट द सेम डिस्टेंस। तो अब अगर मैं मान लो
ए पॉइंट से बी तक जाता हूँ लाइक दिस, एक वेक्टर के हेल्प से, और फिर हम इसको दोबारा ट्रांसफॉर्म करते हैं, फिर हम दोबारा ट्रांसफॉर्म करते हैं, और हर बार मुझे आगे एक लैटिस पॉइंट मिल जाता है। आइडेंटिकल सिचुएशन नज़र आती है। अगर मैं एक प्लेन के ऊपर बात करूँ इसकी, तो मान लो ये हमारे पास कुछ लैटिस पॉइंट्स हैं प्लेन के ऊपर, और हमने यूनिट सेल भी डिफाइन किया था, परमिटिव नॉन परमिटिव। मान लो ये हमारा यूनिट सेल है, ए वेक्टर बी वेक्टर। इस पूरे के पूरे को आगे मूव करने से भी मुझे सेम लैटिस पॉइंट मिल जाते हैं। तो हम बोलेंगे कि भाई इस लैटिस के लिए ट्रांसलेशनल सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। तो लेट अस राइट, पहले तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इट अप्लाइज टू द लैटिस ओनली। लैटिस पॉइंट्स पे ये अप्लाई होता है ये वाला ऑपरेशन। दिस एग्जिस्ट फॉर ए लैटिस ड्यू टू रेगुलर अरेंजमेंट, है ना, ये तो मेन डेफिनेशन थी ना लैटिस की, ऑफ लैटिस पॉइंट्स। अब वो जो हमारा रेगुलर अरेंजमेंट है वो लाइन के अलोंग हो सकता है, प्लेन में हो सकता है, स्पेस में, कैसे भी हो सकता है, 3D में भी हो सकता है। तो वो रेगुलर अरेंजमेंट इस ट्रांसलेशनल सिमेट्री को इजाद करता है, इसको एग्जिस्ट करवाता है। तो लेट अस राइट अंडर ए ट्रांसलेशनल ऑपरेशन, हमारे पास एक पॉइंट है, उसके पोजीशन वेक्टर, ये हमारा क्रिस्टल है ना, तो मान लो यहाँ हमने ओरिजिन माना, तो यहाँ से एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लेट अस सपोज आर वेक्टर है, और दूसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर डैश वेक्टर है, दो पोजीशन वेक्टर्स हैं। तो यहाँ से जब हम ट्रांसलेट करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएंगे, उसको बोलेंगे ट्रांसलेशनल वेक्टर। तो यहाँ पे हमारा ट्रायंगल लॉ लगेगा। तो आर डैश कैन बी रिटन एज, ये मैं एक मैथमेटिकल इक्वेशन आपको बता रहा हूँ इस सिमेट्री ऑपरेशन की। अगर आप किसी भी नए पोजीशन वेक्टर आर डैश को फाइंड कर लें विद द हेल्प ऑफ वेक्टर सम ऑफ ओरिजिनल, एक पॉइंट है वहां का पोजीशन वेक्टर, फिर वहां से हमने ट्रांसलेशन करी और आपके पास आर डैश आ जाए। अगर ये सेम पॉइंट पे लैटिस पॉइंट पे जाके जुड़ जाते हैं तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे ट्रांसलेशन सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर हम लेमन लैंग्वेज में लिखें तो इट मीन्स द सराउंडिंग्स ऑफ आर डैश एंड आर, ये दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं और उनके बीच में ट्रांसलेशन ऑपरेशन है। दोनों डिफरेंट पॉइंट्स की जो सराउंडिंग्स हैं क्रिस्टल लैटिस के अंदर वो सेम है। तो दिस इज द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल सिमेट्री। ट्रांसलेशन सिमेट्री लेमन लैंग्वेज में कुछ भी नहीं है। मान लो एक रेगुलर पैटर्न है 3D के अंदर, आप इमेजिन कर लो पॉइंट्स का। तो अगर आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कुछ स्पेसिफाइड लेंथ से आप मूव कर रहे हैं, ए वेक्टर ए वेक्टर ए वेक्टर, हर बार जब आप आगे मूव करते हैं आपको लैटिस पॉइंट मिल जाता है, उसकी सराउंडिंग्स चारों तरफ सेम है, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल सिमेट्री। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर हम रोटेशनल सिमेट्री की बात करेंगे। नेक्स्ट ऑपरेशन इज रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल ऑपरेशन बोल सकते हैं पहले हम, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी उसको रोटेशनल सिमेट्री बोला जाता है। तो रोटेशन क्या है, सबसे पहले आपको ये नोट करना है कि दिस ऑपरेशन कैन बी अप्लाइड टू एनी क्रिस्टल और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, क्रिस्टल हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई शेप हो सकती है जिसके ऊपर हम रोटेशन ऑपरेशन करेंगे। कुछ नहीं है, रोटेशन ऑपरेशन घुमा दो इसको बस, और हमें वो एंगल थीटा फाइंड करना है जिस पे इसको घुमा के हमें सेम वैसा ही नजर आए जैसा ये पहले नजर आ रहा था। ठीक है, जैसे मान लो ये एक सिलेंडर है, ये हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, ऐसे। अब इसको पूरा 180 डिग्री पे घुमाओगे फिर से वैसे ही नजर आएगा जैसा अभी नजर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक रोटेशनल एक्सिस एग्जिस्ट करता है फॉर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग रोटेशन सिमेट्री है। तो क्या होता है ये रोटेशनल सिमेट्री, लेट अस राइट। So if we rotate an object about an axis by some angle theta and it returns to its original shape
जैसा पहले था वैसा नज़र आ रहा है। शेप कह सकते हैं और ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन कह सकते हैं। देन इट हैज़ रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, अब रोटेशनल सिमेट्री ना कैसे डिफाइन करते हैं? सो इफ आवर थीटा एंगल, ये जो थीटा एंगल है, अगर वो 2π/n है, ये रेडियंस में एंगल है हमारा, अगर डिग्रीज में लिखेंगे तो 360 डिग्री बाय n हो सकता है। अगर थीटा ये है, कुछ भी आ गया, मान लो 2π/n करने से हमारा थीटा निकल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो थीटा 90 डिग्री है तो n यहाँ से कैसे कैलकुलेट करेंगे? 90 डिग्री का मतलब होता है π/2 रेडियंस, तो n यहाँ से आ जाएगा 2π/π/2, तो पाई से पाई कट जाएगा, ये होगा 4, तो n इज इक्वल टू 4 आ गया। तो अगर थीटा इज इक्वल टू π/n है हमारा, तो इट मीन्स द एक्सिस हैज n फोल्ड सिमेट्री। इसको ना टेक्निकल लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं, n फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री। एक्सिस भी बोल सकते हैं और बॉडी बोल सकते हैं या क्रिस्टल बोल सकते हैं। तो n फोल्ड सिमेट्री का मतलब है कि थीटा इज इक्वल टू 2π/n है। अब कुछ एग्जांपल से समझते हैं इसको। मान लो ये क्यूब है, एक सिंपल एग्जांपल, एक क्यूब है मेरे पास और यहाँ पे मैंने एक एक्सिस चूज किया, ये वाला एक्सिस, इसको मैंने थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे घुमा दिया। तो आपको पता ही है, अगर एक डब्बा चारों तरफ से सेम साइड्स का है, क्यूब है, उसको अगर आप 90 डिग्री से घुमाओगे तो ऐसे ही नजर आएगा जैसे वो पहला था, बिल्कुल वैसे ही नजर आएगा। तो यहाँ थीटा 90 डिग्री आ गया। तो ये हमारे पास एग्जांपल है, मतलब इस बॉडी के पास 4 फोल्ड सिमेट्री एक्सिस है, ये वाला 4 फोल्ड सिमेट्री एक्सिस। ऐसे ही मान लो हमारे पास लेट अस सपोज ये सेमी सर्कल सी शेप है, लाइक दिस, है ना, सेमी सर्कल। अब अगर इसको 90 डिग्री पे घुमाऊं तो वो ऐसा तो नजर आएगा नहीं जैसा अभी नजर आ रहा है। मान लो ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इस एक्सिस के अबाउट अगर मैं थीटा 180 डिग्री पे घुमा दूं इसको, जैसे सिलेंडर को घुमाया था, तो ये बिल्कुल वैसा आइडेंटिकल ही नजर आएगा जैसे पहले था। तो यहाँ पे n कितना आएगा? n इज 360 डिग्री, डिग्रीज में करना है तो डायरेक्ट डिग्रीज में पुट कर दो, दोनों को डिवाइड करो 2, तो इसको बोलेंगे 2 फोल्ड एक्सिस, सिमेट्री एक्सिस एग्जिस्ट फॉर दिस शेप। 2 फोल्ड भी एग्जिस्ट कर रहा है इसके लिए और 1 फोल्ड सिमेट्री भी एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि अगर इसको पूरा 360 डिग्री पे घुमा दूं, थीटा 360 पे भी अगर मैं घुमा दूं, तब भी मेरे पास आइडेंटिकल शेप आ जाएगी। तो ये 360 डिग्री रोटेशन तो सारी बॉडीज के लिए होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी बॉडी को पूरा 2π एरिया से घुमाओ और वो वैसी नजर ना आए, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो 1 फोल्ड सिमेट्री सबके लिए एग्जिस्ट करती है। तो यहां तक लिखिए, आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल करते हैं इसकी। मान लो हमारे पास ये शेप है, एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, यहाँ पे कुछ मार्क्स लगे हुए हैं लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6। ये थोड़ा सेंटर में लेके आते हैं, पहले बना लूँ ना स्ट्रक्चर अच्छे से। ये 7 लेटर है, 7, तो मैंने हर जगह 7 लिखा है, टेढ़े मेढ़े 7 बन गए मेरे से। ओके, ये हमारे पास 360 डिग्री है ये एंगल। अब यहाँ पे मान लो ये स्केच जैसे मैंने रखा है, ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है लाइक दिस, जैसे परपेंडिकुलर टू बोर्ड। अब अगर मैं इसको 360 डिग्री टोटल एंगल है, अगर मैं इसको 60 डिग्री से घुमाऊं तो सेम वैसे नजर आएगा जैसा अभी नजर आ रहा है 60 डिग्री पे। तो इसके लिए ये वाला जो एक्सिस है, दिस एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू बोर्ड, मैं यहाँ इसको डॉट से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो दिस इज एक्सिस परपेंडिकुलर टू पेपर। इस एक्सिस के अबाउट थीटा 60 डिग्री है, तो n कितना निकलेगा? 6। तो इसके लिए 6 फोल्ड सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। तो बहुत आसान है, 6 फोल्ड सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो ये जो n है ना, n 1 फोल्ड 2 फोल्ड 3 फोल्ड, इसकी कुछ पॉसिबल वैल्यूज हैं। 5 फोल्ड सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि वो ट्रांसलेशनल ऑपरेशन जो हमने अभी पढ़ा था उसकी रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई नहीं करती। तो ये ना आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आता है कि भाई प्रूव करो 5 फोल्ड सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती फॉर द रोटेशनल ऑपरेशन। तो ये अभी हम करेंगे, लेट अस राइट। सो देयर आर पॉसिबल values
of n which are compatible with the requirements of translational operation, ट्रांसलेशनल सिमेट्री बोल देते हैं, ठीक है, उससे कंपैटिबल होनी चाहिए. दीज आर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 6. 5-fold सिमेट्री डू नॉट एग्जिस्ट. प्रूफ करेंगे अभी. यहाँ तक कॉपी पे लिखो, जल्दी जल्दी नोट करो, फिर अभी प्रूफ करते हैं कि 5-fold सिमेट्री क्रिस्टल लैटिस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती ड्यू टू ट्रांसलेशनल ऑपरेशन. राइट डाउन. हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अभी हमें प्रूफ करना है कि जो 5-fold सिमेट्री है वो रोटेशनल ऑपरेशन के लिए एग्जिस्ट नहीं करती. कैसे करेंगे? देखिए, हम कुछ लैटिस पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं. यहाँ पे मान के चलते हैं कि ये लैटिस पॉइंट्स हैं, ठीक है, ABCD एक लाइन के ऊपर हैं ये सारे लैटिस पॉइंट्स. यहाँ पे एक ट्रांसलेशनल वेक्टर है, यहाँ भी लैटिस पॉइंट कंसिडर करेंगे इसके ऊपर, बिल्कुल उसके पैरेलल. यहाँ पे इट इज़ A' B' C' D'. अब यहाँ पे एक हम ट्रांसलेशनल वेक्टर T मान लेते हैं. लेट अस सपोज पहले ऐसे पड़ा हुआ था, हमने इसको थीटा पे घुमाया लाइक दिस, और ये A' पॉइंट को टच कर रहा है. करेगा या नहीं करेगा हम अभी देखते हैं, लेकिन हमने माना है कि ये पहले ऐसे पड़ा हुआ था, हमने इसको T वेक्टर को ऐसे बना दिया. ये हमारा T वेक्टर है, ये वाला एंगल भी थीटा है. तो यहाँ पे हमने एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करी है, यहाँ पे हमने क्लॉकवाइज रोटेशन करी है, ये थीटा है. तो थीटा इज़ दैट एंगल जो हम रोटेशन में कंसिडर कर रहे हैं. तो अभी क्या यहाँ पे कंडीशन निकलेगी, देखिए ध्यान से समझिए. हम इसको ज्वाइन कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है. ओके, तो अगर ये हमारा T वेक्टर है ये वाला, तो इसका कंपोनेंट यहाँ पे T cos थीटा लिखा जा सकता है. ऐसे ये हमारा T वेक्टर है, इसका कंपोनेंट नीचे हम T cos थीटा लिख देंगे. अब अगर सीधी सी बात है कि अगर ये A' D' भी लैटिस पॉइंट्स है ना, तो यहाँ एक कंडीशन बनेगी. कंडीशन बनेगी कि A' से लेके D' तक का डिस्टेंस विल बी सम इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ दिस डिस्टेंस. यहाँ से लेके यहाँ तक तो पक्का T है, BC का इंटेग्रल मल्टीपल होगा. ऐसे ही होता है ना, तभी तो ये जो पॉइंट है हमारे ये लैटिस पॉइंट्स बनेंगे, जैसे कि हमने लेक्चर नंबर 1 में भी देखा था. तो यहाँ पे इंटीजर चाहिए, m मस्ट बी इंटीजर. अब A' D' क्या है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस इसके सामने हो जाएंगे. तो ये T cos थीटा है, ये भी T cos थीटा है, इतना इतना, ठीक है, क्योंकि ये नीचे T cos थीटा के बराबर है, और ये हमारा T है. तो ऊपर से अगर हम देखें तो ये टोटल बनता है T cos थीटा प्लस T cos थीटा. तो इसको हम लिख सकते हैं 2T cos थीटा प्लस T. ये लेफ्ट हैंड साइड वाला A' D'. राइट हैंड साइड पे m टाइम्स ये BC कितना है, T के बराबर, क्योंकि यहाँ पे ये वाला ट्रांसलेशन ऑपरेशन एग्जिस्ट कर रहा है. ऊपर भी T को हम ट्रांसलेट कर रहे हैं हर बार, तो लैटिस पॉइंट को टच कर रहा है. लेकिन जब हम C पॉइंट वाले इस वेक्टर को ऐसे घुमाते हैं किसी एंगल थीटा पे, तो क्या वो लैटिस पॉइंट पे जाके मिलता है? अगर वो मिलेगा तो उसके लिए ये कंडीशन है. अगर वो लैटिस पॉइंट को टच करेगा तो उसके लिए कंडीशन है m मस्ट बी इंटीजर है. तो यहाँ पे m हमारे पास इंटीजर होता है, इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, तभी वो जो ये हमारा T वेक्टर है इसकी टिप लैटिस पॉइंट को टच करेगी. इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, बड़ा इजी है. तो यहाँ पे T कॉमन आ गया, 2T cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू MT. T से T कैंसिल हो गया, cos थीटा यहाँ पे आ जाएगा m-1, यहाँ T कॉमन आ गया था, अपॉन 2. ये हमारे पास cos थीटा आएगा. मतलब cos थीटा की सिर्फ वही वैल्यूज पॉसिबल हैं जो इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करेंगी. नाउ यू नो दैट कि जो cos थीटा है ये ऐसा फंक्शन है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1 चाहिए. तो इसके लिए m की अलाउड वैल्यूज़ हैं हमारे पास, m मस्ट बी इंटीजर ऑल्सो. तो कौन कौन से इंटीजर्स इसको सेटिस्फाई करेंगे? दैट विल बी -1, 0, 1, 2 एंड 3. ये 5 वैल्यूज़ के लिए ही पॉसिबल होगा कि cos थीटा की वैल्यू इस रेंज के अंदर आएगी -1 से 1 तक. ये सारी वैल्यूज़ हम बारी बारी पुट करके देखते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें एंगल्स पता चलेंगे कौन कौन से एंगल एग्जिस्ट करते हैं. तो यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं m को -1 पुट करूँ, 4,
m इज इक्वल टू -1। यहाँ -1 डिवाइड -2 हो जाएगा डिवाइड बाई 2, तो आंसर विल बी -1। सो m इज इक्वल टू -1, cos theta is also -1, and what is theta? Theta is 180 degree, and what is n? N is 360 degree divided by theta, which is 180 degree. This is 2. So therefore two-fold symmetry exists. For m is equal to 0, अगर आप m को यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो cos theta की वैल्यू -12 आएगी। cos theta will be -12, that corresponds to theta is equal to 120 degree, and n is equal to 360 by 123. So three-fold symmetry also exists. For m is equal to 1, जब आप यहाँ पे m को 1 पुट करेंगे cos theta will become 0. cos theta की वैल्यू 0 कहाँ होती है? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग n आपके पास 4 आएगा। फॉर m इज इक्वल टू 2, m की नेक्स्ट वैल्यू 2 है, तो जब आप यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो हाफ आंसर आएगा cos थीटा का। थीटा विल बी 60 डिग्री, सो n विल बी 360 डिवाइड बाई 60, n विल बी 6। एंड व्हाट अबाउट 3? व्हेन यू सब्स्टिट्यूट 3 हेयर, आंसर विल बी 2 by 2, which is 1. So for m is equal to 3, cos theta will be 1, and theta is 0 डिग्री। तो जब आप थीटा 0 पुट करेंगे, थीटा 0 और यू कैन से 360, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग n हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये सारी देखिए n की वैल्यूज़ 2-फोल्ड सिमेट्री, 3-फोल्ड सिमेट्री, 4 भी है, 6 भी है, 1 है, लेकिन 5-फोल्ड सिमेट्री यहाँ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि m यहाँ पे हमें इंटीजर चाहिए, इंटीजर की यही वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। m इंटीजर क्यों चाहिए? ड्यू टू दिस कंडीशन। ये कंडीशन ये बताती है कि अगर ये सारे लैटिस पॉइंट्स हैं, तो अगर यहाँ पे नीचे t का डिफरेंस है, ऊपर भी t का डिफरेंस होगा, जब हम इस वेक्टर को रोटेट करेंगे तो वो टच ही नहीं करेगा जाके लैटिस पॉइंट को। अगर t हमारा ऐसे बना हुआ है, आपने इसको थीटा को रोटेट किया, मैंने तो टच कर दिया ना प्रूफ करने के लिए, बट एक्चुअल में वेक्टर की टिप यहाँ जाके टच नहीं करेगी। फॉर थीटा इज इक्वल टू व्हाट? फॉर थीटा इज इक्वल टू कॉरस्पॉन्ड्स टू n इज इक्वल टू 5 सिमेट्री है ना। थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाली जा सकती 360 by 5, तो वो वाला एंगल यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ 5-फोल्ड सिमेट्री डू नॉट एग्जिस्ट। थोड़ा सा इसके साथ आपको लाइंस लिखनी पड़ेगी, उसके लिए मैं आपसे नोट शेयर करूंगा। नोट्स टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आया करेंगे, हर लेक्चर के नोट्स जो भी हम आगे कर रहे हैं। ठीक है। जो आपको फुल चैप्टर नोट्स हैं वो आपको मिलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो हमारा ई स्टोर है, वहाँ पे आपको पीएससी के बहुत सारे जितने भी मैंने अभी तक कंटेंट डेवलप किया है उसके नोट्स आपको लेक्चर नोट्स मिल जाएंगे। चलिए, तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं आप, लिखिए इसको। तो नेक्स्ट हम ना इसकी एक डेमोन्स्ट्रेशन भी देखते हैं कि किस तरह से हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं 5-फोल्ड सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती। तो पेंटागन्स बना सकते हो आप। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ 5-फोल्ड सिमेट्री। तो इसके लिए देखिए डायग्राम आपको नजर आ रहा है। इस डायग्राम में हमने पेंटागन्स बनाए हुए हैं, पेंटागन्स को जोड़ जोड़ के हमने डायग्राम बनाया है। जो एक पेंटागन होता है ना, उसको आप अगर थीटा कॉरस्पॉन्ड्स टू यहाँ पे एक्सिस ले लें और ये एंगल थीटा है, तो ये थीटा आपको 5-फोल्ड सिमेट्री देगा। मतलब ये वो एंगल है जिस पे आप घुमाएंगे इस क्रिस्टल को या इस शेप को, तो आपको आइडेंटिकल शेप नजर आएगी फॉर दिस थीटा। ये थीटा कितना होता है? ये आप बोल सकते हैं 360 डिग्री बाय 5 के बराबर है ये थीटा। ठीक है। अब अगर हम इनको मिला के इस तरह का डायग्राम बनाए, ये जो मैंने पेंटागन्स बनाए हैं, तो आप देख सकते हैं वॉइड्स बने हुए हैं इनके बीच में। ये जो वॉइड्स हैं, ये वॉइड्स बच गए, इसका मतलब ये लैटिस स्ट्रक्चर को वैलिड नहीं करता, उसको ओबे नहीं करता, तो वॉइड्स बचने नहीं चाहिए। ठीक है। तो ये एक डेमोन्स्ट्रेशन भी है। आगे चलते हैं। अब बच्चे जितने भी हमने अभी तक ये रोटेशन वाले एक्सिस बनाए बॉडीज़ के अंदर, उसमें हम सिर्फ रोटेशन ऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक है। ये जो एक्सिस होते हैं उनको बोलते हैं प्रॉपर रोटेशन एक्सिस। इसके अलावा हमारे पास एक केस होता है विच इज़ नॉन प्रॉपर रोटेशन या इम्प्रॉपर रोटेशन। इम्प्रॉपर रोटेशन में क्या होता है कि हम रोटेशन के साथ साथ रिफ्लेक्शन ऑपरेशन, जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन है, उसको मिक्स कर देते हैं। तो पहले हम रिफ्लेक्शन ऑपरेशन देखेंगे, फिर हम इम्प्रॉपर रोटेशन भी स्टडी करेंगे। तो सिमेट्री ऑपरेशंस में जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन है वो है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? देखिए, अगर मेरे पास एक बॉक्स है लाइक दिस, तो इस बॉक्स के अगर मिडल में मैं यहाँ मिरर लगा दूँ, ये एक मिरर है, तो आप इस साइड से देख रहे हो,
मिरर के अंदर आपको ये वाला हाफ आइडेंटिकल उधर नज़र आएगा, मतलब ये हाफ इस हाफ का आइडेंटिकल है। ऐसे आप देखिए एक और शेप, ये मैंने नॉच्ड व्हील बनाया, नॉच्ड व्हील, इसको नॉच किया ऊपर से। ये एक हमारे पास सर्कुलर बॉडी है, सर्कल इमेजिन करिए इसको। यहाँ हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है लेट अस सपोज, और मिरर भी ऐसे लगा दिया। अगर आपने ऐसे मिरर लगा दिया तो जो लेफ्ट हाफ है वो राइट हाफ जैसा ही है, दोनों आइडेंटिकल है। तो हम बोल सकते हैं ये वाला हाफ इसकी मिरर इमेज है। तो इस केस में हम बोलते हैं कि रिफ्लेक्शन सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, रिफ्लेक्शन सिमेट्री। So if you can find such kind of plane such that left half of the crystal is identical to right half, then we say there is reflection symmetry. अब इस केस में अगर मैं इस व्हील की बात करूं तो थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री, मतलब n इज इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जब आप इसको पूरा घुमाएंगे तो आपको बिल्कुल आइडेंटिकल नजर आएगा। अगर ये 2D शेप है, ये स्फीयर नहीं है, ये प्लेन है एक, तो अगर आप थीटा 360 पे इसको घुमा देंगे पूरा तो ये आइडेंटिकल नजर आएगा। और साथ साथ रिफ्लेक्शन एक्सिस भी इसमें एग्जिस्ट करता है, या रिफ्लेक्शन प्लेन भी इसमें एग्जिस्ट करता है। तो इसमें दोनों ऑपरेशन इकट्ठे एग्जिस्ट करते हैं। तो इस केस में हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेते हैं 1m। 1m ऑपरेशन का मतलब है कि 1 फोल्ड सिमेट्री एक हो गया, दूसरा एक मिरर प्लेन भी एग्जिस्ट करता है। अगर मैं प्लेन ऐसे ले लूँ, मिरर प्लेन अगर हम ऐसे लगा दें यहाँ पे, तब ऊपर वाला हाफ नीचे वाले हाफ के आइडेंटिकल नहीं है। तो इसमें सिर्फ एक ही प्लेन एग्जिस्ट करता है जो लेफ्ट हाफ राइट हाफ के आइडेंटिकल हमें शो करता है। इसके बारे में थोड़ा लिखेंगे पहले रिफ्लेक्शन ऑपरेशन के बारे में। सो ए लैटिस इज सेड टू हैव, ये आप कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में तो लिखना पड़ेगा। A lattice is said to have the reflection symmetry if we can draw a plane or a line। ठीक है, लाइन भी हो सकती है in 2 dimensions, जैसे मैंने यहाँ पे लाइन बनाई है in 2 dimensions in the lattice which divides the lattice into, which divides it into 2 halves which are mirror images of each other। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन लिख देना इसकी, mirror images of each other। तो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन सिमेट्री। एग्जाम्पल आपके सामने है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो इफ वी कंबाइन रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन, अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, देन द ऑपरेशन, द रिजल्टिंग ऑपरेशन इज कॉल्ड रोटर रिफ्लेक्शन। द ऑपरेशन इज कॉल्ड रोटर रिफ्लेक्शन। तो ये एक और ऑपरेशन बन गया हमारे पास जो दोनों की कॉम्बिनेशन है, रोटर रिफ्लेक्शन। तो रोटर रिफ्लेक्शन को हम इस तरह से भी कई बार रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 1m से मैंने बताया, तो आप ऐसे टिल्डा से भी कर सकते हैं। तो ये एक सिंबल होता है, तो मतलब 2 फोल्ड सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, साथ में एक मिरर प्लेन भी एग्जिस्ट करता है साथ में। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। 1-2 एग्जांपल्स देख लेते हैं इस ऑपरेशन की, और ये तो सिंपल एग्जांपल्स थी, इसको नोट डाउन करिए। मान लो यहाँ पे हमारे पास ये एक रोटेशन है 7 नंबर लेटर की, ये 7 नंबर लेटर यहाँ पे पड़ा हुआ है, और मैंने क्या किया, इसको पूरा इधर से इधर 360 डिग्री पे घुमाया। ठीक है, यहाँ पे था 360 डिग्री पे घुमा दिया, तो n इज इक्वल टू 1 यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अभी तक सिर्फ रोटेशन ऑपरेशन करा हमने, लेकिन अब मैंने एक और ऑपरेशन करा। यहाँ पे हमने एक प्लेन ड्रॉ करा, मिरर प्लेन, और फिर हमने इसकी इमेज देखी नीचे। तो जब आप इसकी इमेज देखोगे तो वो कैसी नज़र आएगी, ये मैंने सेम सर्कल ड्रॉ कर लिया, लाइक दिस, उल्टा हो जाएगा यहाँ पे ऐसे। तो अब आपने जब इस क्रिस्टल को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, पहले आपने उसको घुमाया 360 डिग्री पे, फिर मिरर के अंदर उसको देखा,
तो ये कंबाइंड ऑपरेशन हो गया। ये सिर्फ इस ऑपरेशन को मैं बता रहा हूँ कि कैसे होता है। एक और एग्जांपल देखिए, अगर मैं इसको 360 डिग्री से घुमाता, मान लो यहाँ पे 7 लेटर था, अगर मैं इसको 180 डिग्री से घुमाता, ये 360 डिग्री था सॉरी, चलो अब मैं इसको 180 से घुमा रहा हूँ, ये 7 नंबर लेटर है मेरा यहाँ पे, तो मैंने इसको अभी घुमाया कितने एंगल से, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री से। अब ये कैसा नजर आएगा, यहाँ मैंने प्लेन बना दिया, जब आप इसको घुमा के पहले यहाँ पे ले आएंगे तो 7 यहाँ आ जाएगा। अब इस 7 का रेसिप्रोकल मतलब मिरर इमेज अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कुछ ऐसी बनेगी। तो ये आप देखिए कितना डिफरेंट सा ऑपरेशन आ रहा है। तो ये जो ऑपरेशन है इसने क्रिस्टल को सेम सेंस में अभी नहीं रखा, जो स्ट्रक्चर मैंने कंसिडर करी है उसको सेम आइडेंटिकल शेप में नहीं लेके आया। तो हम बोलेंगे कि इस शेप के लिए ये जो रोटर रिफ्लेक्शन एक्सिस है वो एग्जिस्ट नहीं करता, इसके लिए भी रोटर रिफ्लेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि जब हम दोनों ऑपरेशन इकट्ठे लगा रहे हैं तो ये वाली जो शेप है वो उसके आइडेंटिकल नहीं है, तो यहाँ पे वो सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती इन दीज टू एग्जाम्पल्स। जस्ट टू अंडरस्टैंड यू कैन मेक दीज एग्जाम्पल्स ऑन योर कॉपी। आगे चलते हैं। अब मैं कुछ शेप्स ड्रॉ करने वाला हूं जिसमें दोनों तरह के ऑपरेशंस लगाए जा सकते हैं। कुछ इस तरह की शेप्स जिसमें रोटेशन एक्सिस भी एग्जिस्ट करते हैं, 1 फोल्ड 2 फोल्ड 3 फोल्ड सारे, और साथ साथ मिरर रिफ्लेक्शन भी हम कर रहे हैं। तो ये डायग्राम आपके सामने आपको भी शो हो रहा है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें दोनों तरह की सिमेट्रीज एग्जिस्ट करती हैं। जैसे कि आप फर्स्ट एग्जांपल देखिए, तो फर्स्ट एग्जांपल में सिर्फ 1 लिखा हुआ है, 1 का मतलब है सिर्फ 1 फोल्ड सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती। सेकंड एग्जांपल में हमने 1m लिखा हुआ है, तो 1m का मतलब 1 फोल्ड सिमेट्री भी एग्जिस्ट करती है, साथ में एक प्लेन एग्जिस्ट करता है जो हमारा मिरर प्लेन है, जो इसको 2 हाफ्स में डिवाइड कर रहा है। जैसे कि अभी मैंने, आप डायग्राम भी देख सकते हैं, यहाँ बना के आपको समझा देते हैं। जैसे ये है हमारे पास नोस्ट व्हील, तो ये मिरर इमेज भी है, साथ साथ एक प्लेन एग्जिस्ट करता है तो सिंगल बार m आएगा। उसके साथ साथ 360 डिग्री पे घुमाओगे, n इज इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग रोटेशन एक्सिस भी एग्जिस्ट करता है। तो दोनों ऑपरेशन इकट्ठे यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। ऐसे ही नेक्स्ट डायग्राम देखिए, नेक्स्ट डायग्राम में हमारे पास 2 फोल्ड सिमेट्री है सिर्फ, उससे नेक्स्ट डायग्राम में वहाँ पे जो ये वाला है 2 फोल्ड सिमेट्री वाला, उसमें कोई भी रिफ्लेक्शन प्लेन ऐसा बना नहीं सकते आप जो हमारे सिस्टम को, जो क्रिस्टल को मिरर इमेज भी दे, ऐसा कोई प्लेन नहीं हम बना सकते। लेकिन ये हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है, ये 2mm जहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन सी हियर 2mm, ये आप देखिए, तो 2mm इस तरह का बना हुआ है। देखिए इसको जैसे ऊपर से नॉच किया ना, नीचे से भी हमने ऐसे कर दिया, तो यहाँ पे एक प्लेन ये हो गया, इधर वाला हाफ उधर वाले के आइडेंटिकल है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के आइडेंटिकल है, उसकी मिरर इमेज है। साथ साथ यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब n इज इक्वल टू 2 के कॉरस्पॉन्डिंग। अगर आप इसको 180 डिग्री में घुमाओगे बिल्कुल ऐसे नजर आएगा जैसा अभी नजर आ रहा है, लेकिन ये तीसरा m भी है, तो ये n 2 फोल्ड सिमेट्री हो गया, ये फर्स्ट वाला प्लेन हो गया, लेकिन एक और m लिखा हुआ है, 2 बार m लिखा हुआ है, तो दूसरे m का मतलब है कि देयर एग्जिस्ट अनदर प्लेन और अनदर लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्रीवियस m। जो पिछले वाला था ये था हमारा, उसके परपेंडिकुलर भी एक ऐसा प्लेन बनाया जा सकता है या लाइन ड्रॉ करी जा सकती है, अगर 2D शेप है, जो लाइन क्या करती है, नीचे वाले हाफ को और ऊपर वाले हाफ को डिवाइड करती है, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। तो 2mm का मतलब है एक 2 फोल्ड सिमेट्री हो गई, एक मिरर प्लेन यहां पे हो गया और एक उसके परपेंडिकुलर ऐसा हो गया। ऐसे ही देखिए एक और एग्जांपल जहां 4mm लिखा हुआ, अगर मैं यहां पर भी नोच कर दूं, ऐसे इधर से भी कर दें तो इधर से भी कर दें, ठीक है, तो आप देखिए ये वाला भी एक हमारे पास एग्जिस्ट करता है हाफ। तो इस केस में क्या होगा, देखो इस केस में हम इसको अगर इस एक्सिस के अबाउट घुमाएं, ये अभी हमारा एक्सिस है, यहाँ पे 90 डिग्री से घुमाया आइडेंटिकल नजर आएगा, फिर 90 डिग्री से घुमाया फिर आइडेंटिकल नजर आया, फिर 90 डिग्री से घुमाया आइडेंटिकल नजर आया, तो यहाँ पे थीटा 90 डिग्री है, एन कितना हो गया 4, तो रोटेशन एक्सिस हमारा 4 एग्जिस्ट करता है, 4 फोल्ड सिमेट्री। उसके अलावा ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन दोनों ही मिरर इमेजेस में डिवाइड करते हैं इसको, तो ये 4mm सिमेट्री इसके लिए एग्जिस्ट करती है। बाकी एग्जांपल भी आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि आपको एग्जाम में सारे ड्रॉ करके आनी है, सिर्फ 1-2 एग्जांपल्स के साथ आपने कॉन्सेप्ट को बताना है कि इस तरह की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उनमें रिफ्लेक्शन और रोटेशन दोनों सिमेट्रीज इकट्ठी एग्जिस्ट कर सकती हैं, ठीक है। अब लास्ट ऑपरेशन है हमारा इन्वर्जन ऑपरेशन, जो अभी हम समझेंगे। लास्ट ऑपरेशन, तो लास्ट सिमेट्री ऑपरेशन है हमारा इन्वर्जन।
इन्वर्जन एक पॉइंट ऑपरेशन है, इट अप्लाइज टू लैटिस पॉइंट्स। लैटिस के अंदर ये सिमेट्री भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। इसका मतलब है कि अगर मान लो यहाँ एक लैटिस पॉइंट है, यहाँ एक लैटिस पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर मान लो आर वेक्टर है। अब अगर आप आर को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो इधर बन जाएगा माइनस आर वेक्टर। तो यहाँ पर भी लैटिस पॉइंट होना चाहिए। हमेशा क्रिस्टल के अंदर ऐसा होना चाहिए। कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर तभी पॉसिबल है अगर आप एक साइड पे मान लो ये टी वेक्टर है, जैसे ही आप -t करो, इसको -1 से मल्टीप्लाई करो, एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे, ये वाला वेक्टर भी लैटिस पॉइंट को जाके टच जरूर करे। अगर नहीं कर रहा तो मतलब वहाँ पे इन्वर्जन सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती। तो दिस इज द मेन थिंग। सो आर वेक्टर एंड माइनस आर वेक्टर गिव्स आइडेंटिकल lattice points under this operation। ठीक है, बस इतना सही है, छोटा सा। ठीक है जी, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पे हमारे चारों तरह के सिमेट्री ऑपरेशंस फिनिश होते हैं। इन ऑपरेशंस की हेल्प से हम क्रिस्टल्स के अंदर सिमेट्रीज को फाइंड करते हैं। इसमें से कुछ स्पेस ग्रुप्स हैं, कुछ पॉइंट ग्रुप्स हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा डिस्कस करेंगे। जो भी क्रिस्टल लैटिस इन सारे ऑपरेशंस को ओबे करते हैं, वो लैटिस हमारे पास 14 टोटल तरह के लैटिस बनते हैं इन 3D। तो वो ब्रेविस लैटिस हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। तो अभी हम अपनी लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।